ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਗੈਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨੀਲ ਕਮਲ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸੀਕਰੀ। ਸਵਾਗਤ ਕਰ लें सतीश जी। राम राम। राम राम जी नील कमल जी और सारे दर्शकों ने सत श्री अकाल, प्यार भरी राम राम। और सतीश जी की हाल चाल? ठीक ठाक नील कमल जी, आप बताओ सब बढ़िया। सब तो पहला तो प्रधानमंत्री साबका डॉक्टर मनमोहन सिंह उन्होंने गल कर रहे हैं। अज पंच तत्व विच विलीन हो गए ने। निगम बोध घाट ते उन्हों का अज अंतिम संस्कार किया गया है। तो तमाम चाहे कांग्रेस पार्टी के नेता होन, चाहे भाजपा के नेता होन, प्रधानमंत्री भी उत्थे उन्होंने श्रद्धांजलि देने लिए अज पहुंचे से। नील कमल जी, कल जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी इस दुनिया से विदा होकर चले गए थे और आज जो है उनका अंतिम संस्कार किया गया। और उसका जो है मैं अपना बताऊं, कोई भी बात शुरू करने से पहले उनकी बेटी ने जो है उनको मुखाग्नि दी। उनके तीन जो हमारी सेनाएं थी, तीनों सेनाओं ने उनको सलामी दी। और जो सेना की तोप गाड़ी थी, उस तोप गाड़ी के से दिल्ली के निगम बौद्ध जो घाट है वहां पे जो है उनके पार्थिव शरीर को ले आया गया, जहाँ पे उनका संस्कार हुआ। वहाँ पे उनकी पत्नी गुरशरण कौर, बड़ी बेटी उपेंद्र सिंह, दूसरी बेटी दमन सिंह और तीसरी बेटी अमरीत सिंह वे यहाँ पे मुख्य रूप से शामिल थे। नेताओं की बात करें तो हमारे वैसे सबसे पहले हम बात करें, हमारे प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी थे, प्रधानमंत्री हमारे मोदी साहब थे, और हमारे जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी थे, और कांग्रेस के सारे वहाँ नेता थे। सोनिया गांधी थी, प्रियंका गांधी थे और राहुल गांधी थे। तो बड़े बड़े नेता आज उनके इस संस्कार की जो रस्म की क्रिया थी, जो भी इसके क्रिया थी उसमें शामिल हुए और परिवार वालों ने जो है आज उसकी अंतिम विदाई हुई। बेटी ने मुखाग्नि दी। अब इसमें अगर हम बात करें तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के संस्कार करने की जगह पर भी जो है विवाद उठ गए, या यूं कह लो कि राजनीति शुरू होगी। तो इसमें जो है आपको मैं बताऊं कि निगम बोध जो घाट है वहां पे संस्कार हुआ जी। अब राजनीति क्यों हुई? भी परंपरा थी, पूर्व के प्रधानमंत्री हैं, राजघाट पे उनका अंतिम संस्कार होना चाहिए था। राजघाट पे जगह नहीं दी गई। जो पंजाब के जो नेता हैं, वो चाहे अकाली दल के नेता हों, वो चाहे कांग्रेस के नेता हो, उन्होंने आरोप इस बात का लाया, अभी परिवार वालों ने जगह मांगी थी राजघाट पे अंतिम संस्कार करने की। लेकिन जो केंद्र की सरकार है उन्होंने वह जगह नहीं दी और एक आरोप यूं लगा दिया कि जो है ना, ये हमारे सिख धर्म के पहले प्रधानमंत्री थे, मतलब पहले सिख प्रधानमंत्री सीगे, 14वें प्रधानमंत्री सीगे हाँ देश दे। तो उनको जो है वो ये भेदभाव का आरोप लगा दिया, भी हमारे साथ सिखों के साथ भेदभाव किया, जब इससे पहले वहां संस्कार हुआ करा थे तो अब संस्कार क्यों नहीं? इसमें जो है अकाली दल और कांग्रेस के सांसदों ने केंद्र सरकार पर कई सारे सवाल खड़े कर दिए। सिखों के साथ सौतेला व्यवहार करने की बात उन्होंने कह दी, और सुखबीर बादल ने कहा कि परिवार ने मांग करी थी, सिखों के साथ यू व्यवहार सौतेला कर दिया, मांग को पूरा ना करके जी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने तो पंजाब के लोगों को, पंजाब को चुका दिया जगह न देकर, और ये जो यह मांग थी, यह मांग जायज थी और रीति रिवाज के अनुसार थी और पुरानी परंपरा के अनुसार थी। तो उन्होंने कहा कि परिवार द्वारा जो अनुरोध किया गया उसको ठुकराना निंदनीय है। निंदा करी केंद्र सरकार की ये सुखबीर सिंह बादल ने। तो कहा कि राजघाट पे अंतिम संस्कार होना चाहिए था, लेकिन सरकार ने ऐसा असमान व्यवहार पता नहीं क्यों कराया। जो असमान का व्यवहार कराया है वो नहीं करना चाहिए था। और केंद्र सरकार का जो पक्षपात कारण नीति है, विश्वास करना भी इस पर मुश्किल हो रहा है, अभी ऐसा पता नहीं क्यों कर दिया। तो राजनीति में उन्होंने कहा कि मतभेद हो सके, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह पूरे राष्ट्र के, पूरे देश के ऊपर पूर्व के प्रधानमंत्री थे, उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस बात को लेकर उन्होंने अपना विरोध इस बात का कराया। उधर से कांग्रेस नेता की बात करें तो
सिंह रंधावा ने भी सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि परिवार ने जो मांग रखी थी वो मांग केंद्र सरकार ने ठकुरा दी। फिलहाल जो है आज उनका अंतिम संस्कार किया गया। बीजेपी के और कांग्रेस के बड़े बड़े तमाम नेता वहां थे। तीनों सेनाओं ने उनको अंतिम विदाई दी, सलामी दी। सलामी देकर राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनका जो है आज संस्कार जो है निगम बोध घाट दिल्ली में किया गया। जी बिल्कुल, निगम बोध घाट दिल्ली ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਨਿਗਮ ਬੋਧ ਘਾਟ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਘਾਟ ਤੇ ਹੀ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਰਕ ਵੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਜਾ ਕੇ ਪੀਵੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਘਾਟ ਦੀ ਮੰਗ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਮਾਰਕ ਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤਲਾਸ਼ੀ ਜਾਏਗੀ, ਟਰਸਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਸਮਾਰਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਭਾਰਤ ਸਥਿਰ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦੇ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਨੇਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗਲੋਬਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਪੰਜ ਤੱਤ ਵਿੱਚ ਵਿਲੀਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਤੀਸ਼ ਜੀ, ਮੌਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਰਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਿਆ, ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਗੜੇਮਾਰੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਠੰਡ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ। ਕੋਹਰੇ ਦਾ ਅਲਰਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ हरियाणा, पंजाब ਤੇ चंडीगढ़ की स्थिति रही है? नीलकमल जी, आपकी बात का मैं जवाब दूंगा। उससे पहले हम जो है हमारी तरफ से भी डॉक्टर साहब की आत्मा को, डॉक्टर साहब की आत्मा को भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अपने श्री चरणों में स्थान दे, उनको सत सत नमन। दूसरी बात आपने करी कि आज ठंड है। हाँ, आज ठंड है। कल से और आज पिछले 2 दिन से, या यूं कहें कि 24 घंटे से लगभग उत्तरी भारत में, हरियाणा, पंजाब में तो आप लगाई लो, हिमाचल में लगातार बरसात होने लग रही। कई इलाकों में जो है ओले पड़े, गड़मारी जिसका आपने कहा, लेकिन इन सब चीजों का नुकसान नहीं है। फसल की बात करें तो ये चीजें फसल के लिए फायदेमंद है जी। बरसात हुई है तो आने वाले 2 दिनों में जो है ठंड बढ़ेगी, शीतलहर आएगी तो उससे ठंड बढ़ेगी, फसल अच्छी होगी। लेकिन कुछ नुकसान भी हैं, जैसे कि धुंध पड़नी शुरू हो जाएगी, क्योंकि चलना भी हुआ, सड़कों पे चलेंगे तो इन चीजों के नुकसान भी हैं। जो स्ट्रीट फूड है, स्ट्रीट वेंडर हैं, जैसे आप चंडीगढ़ की अगर बात करें तो स्ट्रीट वेंडर वाले जो हैं वो 24 घंटे से, बिल्कुल बरसात चल रही है लगातार, तो बंद है, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं जो डेली रूटीन में काम काज करने वाले हैं, दिहाड़ीदार मजदूर लोग हैं, वो इन लोगों से लेकर खाना खाया करते, उनके लिए भी मुसीबतें पैदा हुई हैं, उनका कामकाज में प्रभाव पड़ा है। अगर आप बात करें पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की, तो ठंड जो है वो बढ़ेगी, शीतलहर जो चलेगी। जो पारा है वो 7.2 डिग्री तक जो है वो गिरावट महसूस करेगी, वो आई है। तेज हवाओं से अब जो है ठंड और ज्यादा बढ़ेगी। आज जो ठंड है
कल कुछ और होगी और परसों कुछ और होगी। जब ओले पड़ जाए तो ऑटोमेटिक ठंड तो वैसे ही बढ़ा है। तो यहाँ चंडीगढ़ में भी ओले पड़े, हरियाणा में भी ओले पड़े और कई इलाकों में और जगह भी ओले पड़ने की जो खबर है वो सामने आई। जो दिन के तापमान में 3.9 डिग्री का जो फर्क है वो देखा गया। वो इतना तापमान जो है वो गिरा है। और कोहरे का जो बात हम कर रहे थे उसके लिए सरकारों ने या फिर यूं कहते हैं कि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया कि आने वाले टाइम में जो है कोहरा रहेगा। उस तरीके से आप अपना इंतजाम करो कि आपको जो है ना दिक्कत महसूस ना हो। पंजाब के 17 जिलों में अगर उनमें से हम 2-4 जिलों का नाम भी ले तो पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर साहब, फिरोजपुर, फाजिलका, फिरोजगढ़, बठिंडा, लुधियाना, बरनाला, मानसा, संगरूर, इन इलाकों में स्पेशल अलर्ट दे रखा है। ठंड का अलर्ट है इसमें जो है इसका कोहरे का अलर्ट है। अब हम बात करें साथ साथ में चंडीगढ़ की, क्योंकि चंडीगढ़ का भी था इसमें। तो चंडीगढ़ का जो पारा है वो 36.2 मिलीमीटर यहाँ बरसात हुई। बरसात हुई तो पारा भी गिरेगा, ठंड यहाँ भी होगी, तो यहाँ के लिए भी अलर्ट है। जो बताया करें ना कि जो पश्चिमी विक्षोभ है जिसकी हम बात पहले भी 2 दिन पहले कराते कि पश्चिमी की तरफ से चलने वाली जो हवाएं हैं उनको हम पश्चिमी विक्षोभ कह रहे, तो उनकी वजह से ये सब होने लग रहा। पहाड़ों में जो है बर्फबारी चल रही है, बर्फबारी और भी ज्यादा हो सकती है, लेकिन जो मैदानी इलाके हैं आगे उनमें बरसात की संभावना उतनी नहीं रहेगी, है ना। तो पंजाब में शीतलहर का अलर्ट है और 31 दिसंबर तक जो है ना ये कहो कि धुंध का अलर्ट दे रखा भी 31 दिसंबर तक अपने काम काज अपना आना जाना उस तरीके से करो कि धुंध ज्यादा बढ़ेगी। फिलहाल जो है ठंड बढ़ रही है हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में, या यूं कहें कि उत्तरी भारत में ठंड ज्यादा बढ़ेगी। बिल्कुल ठंड ज्यादा ਵਧੇਗੀ ਜੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੈ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਹਵਾਵਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਰਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਭਾਵੇਂ ਠੰਡ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਕੇ मैदानी इलाकों पहुंचदियां तो फिर जी है जो हवा चलेगी वो ठंडी हो जाएगी, बिल्कुल ज्यादा ठंडी हो जाएगी तो उसके नाल जी है शीत लहर होगी। चंडीगढ़ च जे 36.2 mm बारिश हुई है तो इस नाल पंजाब च जे मनीए तो इलाकों च चंगी खासी बारिश भी हुई है। अमृतसर दे विच 28.4 mm दी, लुधियाना च 23.4, 24 mm जी हैगी पटियाला च हुई है, 32.7 mm पठानकोट च बारिश हुई है। तो सब तो वध जे आपां गल करिए तो शहीद भगत सिंह नगर दे विच 51.7 mm जी पिछले 24 घंटिया जी रिपोर्ट की गई है वो बारिश हुई है। सतीश जी हरियाणा वाल रुख करते हैं। हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी दियां जिहड़े इलैक्शन ने कि मतलब 40 सीटां ने जिहड़ियां उन्हां दे 19 जनवरी नूं इलैक्शन होण जा रहे हैं। गल ये भी सामने आई है कि ये जिहड़े इलैक्शन है वो इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन दे नाल होणगे। तो हुण तक जिहड़ा हैगा इहदे विच की कुछ चल रहा है, कि कुछ गल्लां जिहड़ियां सामने आईयां। नीलकमल जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जो ये चुनाव है ये ईवीएम के माध्यम से होंगे। चुनाव आयोग ने इस तरह की बात कही है कि ईवीएम से इसके चुनाव करवाए जाएंगे। आपने बताया कि हरियाणा में 40 सीटों के लिए चुनाव होना है। हरियाणा गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी, क्योंकि हरियाणा मैनेजमेंट कमेटी जो है अलग से बनाई गई है, इसके पहली बार चुनाव होंगे। इससे पहले जो है सरकार तय कर दे करा थी अपने उस पर नॉमिनेट कर दी थी, उस पर आरोप लगे करा थे भी सरकार जो है अपने शहाबते अपने आदमी इस पर सेट करने लग रही और वो जो है काम भी फिर सरकार के हिसाब से ही करेंगे। तो इस तरह के आरोप थे। अब ये आरोप जो है सारे के सारे ये जो बातें हैं इस पर विराम लग जाएगा, क्योंकि 19 तारीख को हरियाणा में ये चुनाव होएगा, जनवरी को ईवीएम से होएगा। तो इसमें जो 2 जनवरी को जो है 2 या 3 जनवरी है शायद, उसमें चुनाव का जो निशान है वो आवंटित किया जाएगा। और इससे पहले आपको बताऊं कि आज जो है आज इसकी आखिरी तारीख है। किसी ने पर्चा दाखिल करना हो तो आज अपना पर्चा वो जमा करा सका चुनाव लड़ने के इच्छुक आदमी में। और इसमें मुख्य रूप से हरियाणा में पार्टियां बन रही, 5 पार्टियां आ रही। एक तो शिरोमणि अकाली दल आजाद है, इसके जो है अध्यक्ष दादूवाल जी हैं। ये तो बीते दिन ही होगा ऐलान किया गया, कुरुक्षेत्र में प्रधान चुना गया। कुरुक्षेत्र में जो है इसका गठन कराया गया था, अभी 2-4 दिन पहले की बात है। नई पार्टी आई। एक जसवीर सिंह जी की पार्टी है गुरुद्वारा संघर्ष कमेटी,
उसके कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं। हरियाणा सिख पंथक दल है, अकाली दल वाले हैं, जो अकाली ग्रुप है वो इसमें चुनाव लड़ने लग रहा। एक पंथक दल है जिंडा साहब वाला, एक नलवी का ग्रुप है गुरुद्वारा सिख कमेटी वाला। तो ये 5 जो कमेटी है इनके कैंडिडेट यहाँ चुनाव लड़ने लग रहे। तो दूसरा इसमें कुछ इस तरह की बात भी चल रही भी, चलो नॉमिनेशन तो करना ही है। करनाल से एक बात खबर सामने आई थी कि कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो कोशिश कर रही भाई जो ये चुनाव है सर्वसम्मति से हो, बिल्कुल सर्वसम्मति है ना, समझौता हो इनमें, समझौता कर लिया जाए। तो उसके लिए चलो फार्म ठाने की भी तारीख हुआ हो सकता है समझौता इस तरह के हो जाए। तो वो जो लोग हैं वो बीच में आ रहे हैं, बीच में भाई तुम जो है समझौता करो, उसके लिए कुछ कंडीशन बता रहे हैं। अगर समझौता किसी कारण से किसी सीट पे नहीं भी होता तो फिर उनका आगे थे सुझाव भी है कि उन आदमियों को वोट दो जो पूर्ण रूप से सिख की जो अवधारणा है उसको पूरा करते हो, जो सिख के जैसे मर्यादा पूरा करते हो, जो मर्यादा पूरा करते हो, पगड़ी लगाते हो, वो क्या कहना बालों के साथ छेड़छाड़ ना करते हो, उनके परिवार वाले भी इस तरह से हो। तो इस तरह की वो सुझाव दे रहे हैं अपने लोग अपने तरीके से इसका प्रचार जो है करने लग रहे। फिलहाल जो है 19 जनवरी को ईवीएम से इलेक्शन होंगे, देखते हैं कि उससे पहले कितनी जगह पर समझौता होएगा और कितनी जगह पर चुनाव होएगा। पर यह बात तय है कि अब हरियाणा को अपनी हालत सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वो मिलने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल, लोग ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੱਥ ਆਏਗਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਬੜੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨੋਮੀਨੇਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸੰਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੋਚ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ खर्चा इलेक्शन कमीशन करोड़ों रुपए के खर्चे की बात हो रही है, करोड़ों रुपए का खर्चा केवल हो जाता। हाँ बात सही कही आपने, अभी सिख संगत का करोड़ों रुपए खर्च होएगा। अब करोड़ों रुपए में देखो गाड़ियां का आना जाना, वोट मांगे जाना, एक एक वोट के घर में जाना। अब नॉर्मल इलेक्शन हो तो आदमी गांव में जनसभा कर लेगा, अब अपने हल्के में वोट मांग लेगा। इनमें सिंगल वोट है, समाज की वोट है, और सिंगल वोट पे जाएगा अपना हाथ पैर जोड़ने, वोट मांगनी, अपनी बात रखनी। तो खर्चे की जो बात है वो कह रहे करोड़ों रुपए में खर्चा जाएगा। अगर चुनाव समझौते से हो जाते हैं तो करोड़ों रुपया सिख समाज का बचेगा। इसी बात को आधार बना के ਉਹ ਬਚੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਡਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੌਸਮ ਦੀ, ਤਾਂ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਚ ਡਿੱਗ ਗਈ ਤੇ 8 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ 24 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। नीलकमल जी इन्हों क्या करा कि तेज गति हमेशा जो है नुकसानदायक है, तेज गति हादसों का कारण बना है। और क्या करा ना सावधानी हटी दुर्घटना घटी। और सावधानी इसमें ये होनी चाहिए थी कि इस बस की जो बात आई, जो आपने बात करी, इसमें जो है ये जीवन सिंह वाला गांव के पास दुर्घटना हुई पंजाब में। बिल्कुल। और पंजाब में जो है इसमें 8 लोग मर गए और 24 लोग इसमें घायल हो गए। तो 5 जो लोग थे वो मौके पर ही इसमें मौत हो गई, 5 लोगों की। लेकिन यूं बताया जावा भी ये जो बस जो है बड़ी तेज गति से जाने लग रही थी और आगे थे कोई ट्रेला हुआ था, उस ट्रेले से बचने के चक्कर में, उसको बचाने के चक्कर में जैसे ही बस ने टर्न कराया और टर्न कर दी जो है ये नाले में जा गिरी। और नाले में गिरी, नाले में पानी था, गंदा नाला था वो, उसमें बस उसमें डूब गई, आधी बस डूब गई। तो उसमें जो है 8 लोग मर गए। मरने वालों में जो है एक दिव्यांग आदमी था, 2 माँ बेटी थी, एक 2 साल की बच्ची थी, एक उसकी माँ थी मौके पे ही जिसमें उसकी मौत होगी। तो ये बड़ी दुखदायी घटना है। इन घटनाओं पर इस तरह की जो घटनाएं हुए हैं, कहीं ना कहीं जो ड्राइवर है वो ध्यान नहीं देता।
अपना टारगेट पूरा करने के चक्कर में, अपने जो तय जहां उन्होंने जाना है, गंतव्य है, पहुंचना है, उसको पहुंचने के चक्कर पे वो जल्दी ज्यादा स्पीड में बस चलावे, तो वही इसका कारण बताया गया। तो इसमें फिलहाल जो है हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों को, उस पर जो अपनी संवेदना व्यक्त करी और 2-2 लाख रुपए जो है मृतकों को अनुदान राशि, मदद की राशि, सहायता राशि देने की घोषणा करी। जो घायल हैं उनमें उनको जो है 50,000 रुपए की बात करेगी, घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। नीलकमल जी, आपका याद हो 2 दिन पहले जब हम चंडीगढ़ से करनाल की तरफ जाने लग रहे थे, तो जीटी रोड नेशनल हाईवे पे ये उसके पंजाब का ही ये डेरा बसी के आसपास सड़क बनने लग रही थी, वहां पुल का निर्माण कार्य चल रहा, लेकिन वहां भी एक बस जो है धुंध के कारण बताया जावा भी वो अनियंत्रित होकर उसमें चलेगी, या तो एकदम जैसे कटाव था। जो नेशनल हाईवे है उनसे भी अपील है कि जो आप काम कर रहे हो उस काम में जो सावधानी है वो बरतनी चाहिए, जो इंडिकेशन है वह देने चाहिए। वहां देखने की बात करें तो सड़क के एकदम साथ जो है साइड में गहरा गड्ढा था, खुदाई कर रखी थी और वो बस उसमें गिर गई। तो अगर कुछ बोर्ड हो लगे हो, रात को रिफ्लेक्टर हो भी दिखे, धुंध का इंतजाम हो, क्या करना भी सफेद पट्टी हो, तो धुंध में तो सफेद पट्टी ही सारा बना, तो वहां वो पट्टी भी होनी चाहिए थी। इस तरह के इंतजाम भी होने चाहिए। फिलहाल जो है यातायात के जो नियम है उनका पालन करना चाहिए। जब भी इन नियमों में कुछ अवेलना हुआ है, इनको हम भूल जाएं तो दुर्घटना घट जाए, जो है बहुत बड़ी ये दुर्घटना है। मरने वालों की जो है परमात्मा करे उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। तो बहुत बुरा हादसा हो ये पंजाब में घटित होया, बिल्कुल हादसा घटित होया। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਡ ਦਾ ਉਧਰੋਂ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਖੁਦਾਈ ਕਰ ਦਈਏ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਉਸ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਸੜਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ हो सके कि इत्थे जड़ा है मोड़ दे उत्ते इस तरह की स्थिति बन सकती है। वहाँ रात को लाइट का इंतजाम होना चाहिए। भाई देखो, जान बचाने के लिए, जीवन को चलाने के लिए सड़कों का निर्माण करा जावा। जब ये चीजें, ये गति, ये काम, ये विकास से काम जीवन के लिए खतरा पैदा हो जाए तो फिर ऐसे कामों को सावधानी से करना चाहिए। करा के हैं ठेकेदार, एक जो है रस्सी सी लेंगे, उस पर नेशनल हाईवे या जिसका भी होगा वो पट्टी सी बांध देंगे, एक परे बांध देंगे, एक परे वो इतनी नाजुक पत्ती होगा, अगर उसके अंदर एक कुत्ता भी घुसेगा वो भी साथ खींच कर ले जाएगा। तो ये इंतजाम होने चाहिए, लाइटें होनी चाहिए कड़ी न कड़ी। ये जो है इस तरह की भी इनकी ये कमी रही है। बिल्कुल बिल्कुल कमी जी होनी चाहिए। पर कितने ना कितने कई बार जो हादसा जो तेज रफ्तार होया उस होंगे कि प्राइवेट बस वाले जोड़े है वो टाइम चुकन के मारे, मतलब पिछे जे अपना, क्योंकि वक्-वक् स्टॉपां ते रुकते हैं प्राइवेट ਜਿਹੜੇ ਬੱਸ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਲਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਸਵਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਲਈਏ ਜਾਣ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਰੁਕ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਸਵਾਰੀਆਂ ਭਾਵੇਂ 50 ਹੀ ਹੋਣ ਪਰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੌਸਮ ਉਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਦਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਧੁੰਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਜਾਂ बहुत सारे वाहन आपस ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ टकरा जाते हैं। हरियाणा सरकार ने तो जो मंत्री जी उन्होंने एक आदेश ये दिए थे, पीछे निर्देश करे थे कि जो गति सीमा है 80 की है तो 80 पे चलो। वैसे तो देखो इसमें निर्देश करने की जरूरत क्यों पड़ी? वो तो पहला ही तय सी कि 80 तो ऊपर जाना ही नहीं है। निर्देश करने की जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी क्योंकि जो ड्राइवर है वो तेज गति से चलावा, वो पेलम पेल रखा, वो जो है ना एक दूसरे ने इस तरीके। तो हरियाणा रोडवेज के ड्राइवरों की अगर आप बात करें इतनी बुंडी तरीके से बस चलावा, वो कट मार दे यू सांप की तरह बस न लेकर चला। तो तभी तो आदेश करने की जरूरत पड़ी भाई इस तरह कैसे जो है ओवर स्पीड पे ना जाओ। भाई हर जगह जिस भी सड़क पर आप जाने लग रहे हो, जहां काम चल रहा है, पुल की हम बात कर रहे थे, पुल के पास से जहां काम चल रहा है वहां जो है गति सीमा हो अभी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आप चले, लेकिन वहां तो 50-60 किलोमीटर पे चला, लोग पेल के चला। और फिर वहां उतनी कम जब मैं ओवरटेक भी करता है तो कहना ताड़ी दोनों हाथों से बचा है। दुर्घटनाएं जो है दोनों तरफ की कमियों से हुआ है, उसमें कुछ कमियां उधर की भी हुई है, कुछ चलाने वाले की भी कमी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। सत श्री अकाल जी, राम राम जी।